हरियाणा विधानसभा के विंटर सेशन का तीसरा और आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम देखने को मिला। दरअसल विपक्ष ने कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर सरकार का घेराव करने की कोशिश की, तो वहीं सरकार की कोशिश रही कि सभी जरूरी विधायी कार्य निपटाए जाएं। अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच संग्राम तो देखने को मिला ही, साथ ही नशे का मुद्दा भी गूंजा। हालांकि विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते सत्ता पक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं चाहता। ऐसे में सवाल यह है कि अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जनता को राहत कब मिलेगी, कैसे और क्या कदम सरकार की तरफ से उठाए जाएं जो जनता को राहत मिले, और किन मुद्दों पर चर्चा जरूरी थी जो मुद्दे इस दौरान विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गए और उन पर चर्चा संभव नहीं हो पाई। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो शून्यकाल में नशे का मुद्दा भी गूंजा, चुनाव सुधार में चर्चा भी करवाने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में जवाब भी दिया। यह भी बताया कि 2014 से पहले हर साल सिर्फ 700 एमबीबीएस डॉक्टर और 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर मिलते थे, लेकिन अब उनकी सरकार में तमाम डॉक्टर्स की नियुक्ति भी हुई है और हर बेहतर सुविधा जनता को मुहैया कराई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके सदन में लगातार विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा। किन मुद्दों पर सरकार पर हावी रहा विपक्ष और किस तरह से सरकार ने डॉक्टर्स की जो कमी, जो एक बड़ा विषय उठाया गया चर्चा के लिए, उस पर जवाब दिया। और क्या वाकई हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि नशे का मुद्दा निश्चित रूप से जिस तरह से उठाया जा रहा है उस पर चर्चा बेहद जरूरी होती जा रही है। तमाम मुद्दों को लेकर सदन में जो चर्चा हुई उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आखिरी दिन कई ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार का ध्यान खींचा। विपक्ष ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा उठाया। इसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार में अस्पतालों को अपग्रेड करने के साथ साथ हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लगातार प्रशिक्षित डॉक्टर्स मिलने की बात कही। उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, ये अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़कर के हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही। और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, ये भी लगभग 200 के करीब चली गई हैं। 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट भी। प्रदेश के युवाओं में बढ़ती नशाखोरी पर विपक्ष ने सरकार से और प्रभावी कदम उठाने की मांग की। माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती शक्ति रानी शर्मा विधायक से श्री इंदु राज नरवाल विधायक के विरुद्ध आज एक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मिला है। मैं इस विषय पर दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर अपनी सहमति देता हूं। अब श्रीमती शक्ति रानी शर्मा विधायक इस संबंध में सदन की अनुमति लेंगी। विधायक जी ने हमारे परिवार के ऊपर जो प्रश्न उठाया है उसके पक्ष में मैंने आपसे बात करनी थी। मैं उन सदस्यों से जो इसके अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं, अनुरोध करता हूं कि जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं। क्योंकि 15 से अधिक सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हैं, इसलिए इस प्रश्न की अनुमति दी गई है और इस विषय को विशेषाधिकार समिति को एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाता है। गौरतलब है कि सत्र के आखिरी दिन सदन में विपक्ष ज्यादा से ज्यादा मुद्दे उठाने की कोशिश में था, तो सरकार अपना जरूरी काम यानी बिलों और प्रस्तावों को पास कराने की जल्दबाजी में दिखी। एक तरह से ऐसा लगा मानो आज जो हो सके कर लो, क्योंकि सदन से बाहर पब्लिक में जाकर उनका भी सामना करना है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तैयारियां और रणनीति मानो ऐसी थी कि फन्ने खां बनकर बाहर निकलेंगे, पर समीक्षा में बस ठीक दिखा, क्योंकि विपक्ष सदन में जनता जनार्दन के लिए लड़ते हुए दिखना चाहता था, तो सत्ता पक्ष अपना जन कल्याणकारी सरकार का चेहरा दिखाने की कोशिश में लगा रहा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो
तो शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन काफी गर्म माहौल सदन के अंदर देखने को मिला। नशे के मुद्दे के साथ साथ तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए। सरकार ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार जारी रहा। सवाल यह है कि आखिर नशे के कारोबार पर लगाम कब लगेगी, क्योंकि ये सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाया गया था। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरे जी जुड़े हुए हैं और इसके अलावा एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे। नशे का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, लेकिन जब जवाब देने की बारी आई तो विपक्षी सांसदों की तरफ से हंगामा किया गया। स्पीकर ने भी यही कहा और मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई। इसके अलावा शिक्षा मंत्री की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया कि जवाब नहीं सुनना चाहता विपक्ष। जिस तरह का सवाल किया गया है, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जवाब सुनना बेहद जरूरी, क्योंकि विपक्ष अब सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। लेकिन जब सदन में चर्चा होनी चाहिए, उस दौरान विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। देखिए तिबा, इस सरकार की जो दलील है बिल्कुल सही है जी। कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये दरअसल ये जनता का प्लेटफॉर्म है जहाँ जनता की बात होनी चाहिए जी। सत्ता पक्ष विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन वार पलटवार उछलते हैं, लेकिन ये पब्लिक का एक प्लेटफॉर्म है जहां इस प्लेटफॉर्म से जो कुछ नजर आए वो जनता को लगे कि हमारी बात की जा रही है, जिसके लिए हमने अपने जनप्रतिनिधि चुने हैं और सरकार को चुना है जी। नशे की जहां तक बात है, आप देखिए नशे का सीधा संबंध बेरोजगारी से भी मानता हूं मैं जी। क्योंकि जो नशे के आंकड़े बताते हैं युवाओं में ज्यादा ये बीमारी नशे की है, कुछ कुछ युवतियों में भी नशे की है, ये भी हरियाणा में है, लेकिन ज्यादातर जो है परसेंटेज वो युवाओं की है। कुछ ऐसे युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार नहीं है, रोजगार ना होने की वजह से उनका ध्यान दूसरे कामों की तरफ जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए खेतों में रेप होता है, गांव में बहला फुसला कर ले जाना, ये क्यों होता है? दरअसल जो युवा नौकरी कर रहे हैं कि प्राइवेट सरकारी करे, उनका ध्यान अपने काम पर है, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं आगे कि आगे बढ़ा जाए, अपनी ग्रोथ हो, लेकिन काम नौकरी या काम ना होने की वजह से गांव में मैंने देखा है दिन में नशा कर लेना, शराब पी लेना, फिर उल्टे सीधे दिमाग में उनकी हरकतें आती है कि ये करो वो करो। तो बेरोजगारी और नशाखोरी का भी कुछ संबंध है जी। तो नशाखोरी का सवाल उठाया गया है, मुद्दा उठाया गया, तो मैं समझता हूं इस पर बात करना जरूरी था। सरकार आरोप लगा रही है कि नशे पे अगर सवाल पूछा विपक्ष ने तो चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए, सिर्फ सवाल उठा के आप बाहर की ओर हो जाओ, ये नहीं है। और आपको बताऊं आज जो सदन में हुआ है, जैसे स्वास्थ्य की बात हुई जी, डॉक्टर्स की कमी है, जो CHC PHC जिला अस्पताल है, डॉक्टर्स की कमी के अलावा दवाइयों की या और मतलब जो एक विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं उनकी कमी है। लेकिन अभी ताजा मैं आपको ये बताऊं, आज समापन की ओर है, आज आखिरी दिन है सदन का। 5 दिन का सदन था, लेकिन 3 दिन की सीटिंग क्योंकि शनिवार छुट्टी रही। अभी थोड़ी देर पहले जो अपडेट ये मिला है कि चुनाव सुधारों को लेकर सरकार ने चर्चा करनी चाहिए, चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा शुरू हुई है, लेकिन इस पर विपक्ष ने हंगामा किया कि आप बिना मतलब लिस्टिंग या बिना उसके बाकी चीजों को छोड़कर अचानक चुनाव सुधारों पर क्यों आ गए। विपक्ष से मुद्दा उठा रहा है, सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप चुनाव सुधारों की चर्चा को एकदम छेड़कर आप क्या SIR की बात करना चाहते हैं, जिसका विरोध कर रहा है विपक्ष जी। तो अभी इसमें हंगामा काफी हुआ, सरकार ने चुनाव सुधारों पर चर्चा की और विपक्ष ने खूब हंगामा किया। 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई विधानसभा की कार्रवाई, दोबारा शुरू हुई है, लेकिन हंगामा अभी भी हो रहा है। तो अब जैसे जैसे समापन की ओर हो रहा है सदन का सत्र, लेकिन सरकार जो चाहती थी वो सरकार करना चाह रही है और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो और मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, युवाओं के हैं या लॉ एंड ऑर्डर की जो लिस्टिंग थी, जो दावे किए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष ये शोर मचा रहा है कि आप उन मुद्दों की बात कीजिए। आप अचानक चुनाव सुधारों को लेकर आ गए, चर्चा चाहते हो कि आप SIR पर मोहर लगाना चाहते हैं, जिस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, शोर शराबा हुआ तो जी। लेकिन अभी स्थिति यह है कि सदन चल रहा है और हालांकि आज आखिरी दिन है जी, देखते हैं सदन कब तक चलता है। लेकिन चुनाव सुधार का अचानक बीच में लाने पर, SIR को छेड़ने पर विपक्ष ने काफी हंगामा किया है। 15 मिनट बाद सदन अभी दोबारा शुरू हुआ है। ठीक है महेश जी, हालांकि चुनाव सुधारों पर चर्चा ये लिस्टिंग से बाहर थी, निश्चित रूप से विपक्ष ने हंगामा इस पर किया है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को लेकर के विपक्ष ने मुद्दा उठाया, हालांकि इस पर एक आंकड़ा CM सैनी की तरफ से रखा गया। उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया कि 2014 से पहले सरकारों में
इतनी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दी जा रही थी जितनी बीजेपी की सरकार ने दी। उन्होंने अलग अलग उसमें आंकड़ा भी रखा है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, चाहे वो बेड वाले अस्पतालों को लेकर के अपग्रेडेशन हुआ हो, चाहे 50 बेड वाले अस्पताल को 100 बेड किया गया हो, चाहे 100 वाले बेड वाले अस्पताल को 200 किया हो, चाहे 200 वाले को 400 किया हो। एक अलग खाका उन्होंने सामने रखा, लेकिन विपक्षी सांसद इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। नशे का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा था, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का मुद्दा ये अपने आप में एक बड़ा विषय इसलिए भी क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि हरियाणा में तमाम डॉक्टर्स अपनी अपनी मांगों को लेकर के भी हड़ताल पर गए थे और सरकार का कहना था कि अगर डॉक्टर्स वापस नहीं आएंगे तो उनकी सैलरी काटी जाएगी और डॉक्टर्स को वापस बुलाया गया था। लेकिन डॉक्टर्स का ये कोई पहली बार नहीं था जिन्होंने हड़ताल की, इससे पहले भी डॉक्टर्स अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के हड़ताल कर चुके हैं। चाहे कोई भी वजह रही हो, लेकिन स्वास्थ्य की सेवाओं पर असर जरूर पड़ा है और ये मुद्दा अगर चर्चा के लिए उठाया गया तो निश्चित रूप से इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। देखिए प्रगति, सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान एक गलती की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सांसद, दरअसल ये हरियाणा विधानसभा का सत्र है और यहाँ पर जो अंदर सदन में लोग मौजूद थे वो दरअसल हरियाणा प्रदेश के विधायक हैं, तो यहाँ विधायकों के साथ ही सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल आपके सवाल पर मैं आता हूँ तो दो टूक की बात कही जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की इस वक्त कमी बनी हुई है, लेकिन ये कमी एक बात है, इसके साथ ही मैं कुछ और पहलुओं की तरफ आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। देखिए बेहतरीन काम भी किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से, और बीते भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 सालों की बात मैं करूं तो यहाँ पर जिस वक्त अनिल विज को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था उस वक्त हमने परिस्थितियों को बदलते देखा है हरियाणा प्रदेश में। उससे पहले अगर कभी भी किसी सरकारी अस्पताल में जाते तो गंदगी के ढेर, बदबू के अलावा लगता था कि शायद इस तरह की किसी जगह पर दाखिल होना मुश्किल है और इस तरह के किसी अस्पताल में जाना तो मुश्किल है। लेकिन अनिल विज जब स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा प्रदेश के बने थे उस वक्त एक बड़ा परिवर्तन स्वास्थ्य सेवाओं में देखने को मिला था। वो साफ सफाई के लिहाज से था, वो खूबसूरती के लिहाज से था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से था, वो सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिहाज से था, वो मशीनों की उपलब्धता के लिहाज से था। तो अगर डॉक्टरों की संख्या की बात की जाए तो यकीनन इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा कि जितने डॉक्टरों की जरूरत हरियाणा प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए है वो उपलब्ध नहीं है या उन्हें भर्ती नहीं किया गया। ये भी आज एक सच बन चुका है कि अगर सरकार उपलब्धता के लिहाज से अगर परिस्थितियों को समझने की कोशिश करे तो एमबीबीएस डॉक्टर्स का मिलना बहुत मुश्किल इस वक्त नहीं है, क्योंकि बढ़ोतरी यहाँ पर सीटों की गई है। और इस बात की भी मैं तारीफ सरकार की करना चाहूंगा कि बीते 11 सालों में मेडिकल कॉलेजेस नए खोले गए हैं और हरियाणा प्रदेश की जो नीति है जिसमें हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बात कही जा रही है तो यकीनन उसका असर भी देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर मेडिकल कॉलेजेस या तो बनाए जा रहे हैं या बनकर पूरा हो चुके हैं। कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए, महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेजेस खोले गए और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की गई, डॉक्टरों की संख्या को कई गुना बढ़ाने की कोशिश की गई। ये एक बात है कि परिस्थितियों को बेहतर बनाने में सरकार लगातार काम करती नजर आ रही थी। अब इसी कहानी का दूसरा पक्ष अगर समझने की कोशिश करें तो परिस्थितियां ये कहती हैं कि बढ़ती जनसंख्या के लिहाज से और जिस तरीके से फूड अडल्ट्रेशन बढ़ता नजर आ रहा है और जिस तरीके से खाद्य पदार्थों में जो जहर है वो मिलता जा रहा है, चाहे कीटनाशकों के तौर पर, चाहे उर्वरकों के बेतहाशा इस्तेमाल के तौर पर, उसके बाद कैंसर और तमाम दूसरी बीमारियां बढ़ती नजर आ रही हैं। मानवता पर एक तरीके का खतरा इस वक्त बना हुआ है। तो ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बढ़ाए जाने की जरूरत थी और ज्यादा डॉक्टरों की भर्ती किए जाने की जरूरत थी, जो कि नहीं किए गए। थोड़ी मामूली जो इजाफा है वो डॉक्टरों की संख्या में किया गया। अब आप हड़ताल का जिक्र कर रहे थे तो देखिए जब मेडिकल ऑफिसर्स के तौर पर एमबीबीएस डॉक्टर्स की भर्ती की जाती है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, जिन्हें रिमोट एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है या इमरजेंसी ड्यूटी के लिए ऐसे डॉक्टरों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एमबीबीएस करके जो है सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए उनका पक्ष क्या था, हड़ताल से पहले दो टूक ये बोले कि हम मेडिकल ऑफिसर ही भर्ती होते हैं और मेडिकल ऑफिसर ही रिटायर हो जाते हैं। देखिए पुलिस में तमाम जूनियर इंजीनियर जो है एससी तक पहुंच जाते हैं। अगर एक एएसआई जो है वो डीएसपी और एसपी के रैंक तक पहुंच जाता है तो फिर एक मेडिकल ऑफिसर क्यों
मेडिकल ऑफिसर रिटायर हो जाए। और ये भी हुआ कि काफी सारी जगहों पर पिता भी मेडिकल ऑफिसर थे और उनका बेटा भी मेडिकल ऑफिसर था। तो आप परिस्थितियों का आकलन जरा कीजिए कि एक एमबीबीएस डॉक्टर कितनी पढ़ाई के बाद, कितनी मेहनत के बाद, नीट एग्जाम को क्लियर करके और इतनी प्रतिस्पर्धा के बाद जो है एक मुकाम तक पहुंचता है। और जब कोरोना का वक्त आता है तो हम इन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहते हैं। तब हमें लगता है कि मानवता को बचाने में ये भगवान का दर्जा हम इन्हें देते हैं। लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है तो फिर सरकार अपनी नजरें फेर लेती है, फिर इन्हें एक तरीके के कर्मचारी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर कर्मचारियों के तौर पर भी इस्तेमाल सरकार इन्हें करना चाहती है तो फिर आगे बढ़ने की जो अवसर है वो तमाम दूसरे महकमों में आप दे रहे हैं। आप पुलिस महकमे में दे रहे हैं, आप इंजीनियरिंग में दे रहे हैं, आप जन स्वास्थ्य में दे रहे हैं। तो फिर क्यों स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने वाले फ्रंट लाइन वॉरियर्स, जो कि वाकई गरीब आदमी की स्वास्थ्य की सेवाओं के साथ सीधा संबंध रखते हैं, उन्हीं के कंधों पर ये स्वास्थ्य सेवाएं टिकी हुई हैं, उन्हें आप इस तरह के दोयम दर्जे के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, इस्तेमाल सरकार कर रही है। कभी आप इन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर कह रहे थे और आज आप इन्हें एक साधारण कर्मचारी की तरह भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से देखिए, किसी भी आप जो है यूनिवर्सिटी में चली जाइए, सरकारी यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर को 2.25 लाख 2.5 लाख की सैलरी, और अगर आप उनके कामकाज को समझने की कोशिश करेंगे तो 2 से 3 लेक्चर मुश्किल वो लेते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो बड़ी शान से वो प्रोफेसर इस बात को कहते हैं कि उनकी जो सैलरी है वो हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी ज्यादा है। तो ये मानकर चलिए कि जो अफसरशाही के सबसे उच्चतम मुकाम पर है उनकी सैलरी भी एक प्रोफेसर की सैलरी से कम पड़ जाती है। तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ काम के लिहाज से जिस तरीके से सैलरी का बंटवारा सरकारों की तरफ से किया जाना चाहिए था, कम से कम स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से तो वो नहीं किया गया। बिल्कुल, निश्चित रूप से सोनी जी। लेकिन जिस तरह से सदन के अंदर जब सत्र के अंदर कार्रवाई जारी थी तो उस दौरान विपक्ष का सीधे तौर पर मुद्दा था कि स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा हो, जिस कमी से राज्य जूझ रहा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। नशे का एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया, लेकिन इस बीच चुनाव सुधारों पर चर्चा करने की कोशिश की गई, इंडिकेशन देने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में हरियाणा में भी, चूंकि कई और राज्यों में भी हो रहा है, तो हरियाणा में भी एसआईआर का मुद्दा उठाया जाएगा और एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाएगी। ये क्या वाकई एक इंडिकेशन था या सरकार अब आने वाले समय में तैयारी कर रही है कि एसआईआर हरियाणा में भी होगा? देखिए, हरियाणा में भी लागू होना ही है, देश में लागू होना है। अभी 12 राज्यों में हो रहा है, हरियाणा का भी नंबर आएगा। क्योंकि देखिए, मतदाता सूचियों में परिवर्तन, संशोधन तो होना चाहिए, ये पहले भी होता रहा है। और देखिए, विपक्ष के पास एक मुद्दा है, कहने के लिए मुद्दा है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे तो तब विपक्ष वॉकआउट कर गया, तब विपक्ष ने सुना नहीं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री लगातार बोलते हैं, लिखा हुआ बोलते हैं, तो लेकिन विपक्ष तो सुनने को तैयार ही नहीं है जी। अब ये बात ठीक है कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा पर इतना बजट में प्रदान होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन उस पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। आज जो सरकारी अस्पतालों की स्थिति है कि वहाँ डॉक्टर जो है काम करने की इच्छुक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई आकर्षण नहीं है। लोग जो डॉक्टर हैं वो प्राइवेट नौकरी में जाना चाहते हैं या अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हैं। इस सरकारी डॉक्टरों में, सरकारी जो अस्पतालों में की स्थिति ऐसी है कि वहाँ निर्धन वर्ग के रोगी आते हैं जी, और उन पर काफी ज्यादा बोझ भी है। लेकिन क्या है कि जो सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, हालांकि सरकार ने काफी कुछ किया है, बड़ा परिवर्तन आया है। लेकिन अब सरकार जब चर्चा कराने के लिए इच्छुक थी, जब सरकार मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो विपक्ष सुनने को तैयार नहीं था। अब जब चुनाव सुधारों की बात है, देखिए चुनाव सुधार तो होने चाहिए, इस पर कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है जी। अब विपक्ष जो है इस पर क्यों भाग गया? अब जो थे संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा, जब वो इस पर चर्चा कर रहे थे तो विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया कि वो हाथ दिखाकर या उंगली दिखाकर बात कर रहे हैं। तो देखिए, इस पर तो आज अंतिम दिन है, तो सबको सुर्खियां बटोरने का आज अंतिम अवसर है, तो ना तो विपक्ष हाथ से जाने देगा, ना सत्तारूढ़ मौका हाथ से जाने देगा। तो इस तरह की जब चर्चा, जब आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनी है उस पर चर्चा होती है, किस ढंग से किस मुद्दे पर चर्चा होनी है, समय निर्धारित होता है। तो अब उसके बाद या तो सरकार ऐसा प्रस्ताव लेकर आ गई
या विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया। जी। तो अब ये है कि अगर सार्थक चर्चा तो होनी चाहिए जी। अब चर्चा में शामिल होना चाहिए, विपक्ष को शामिल होना चाहिए जी। अगर विपक्ष के पास तर्क हैं तो जवाब देने चाहिए। जी। अब सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि ये सरकार को बदनाम कर रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगाकर जगह जगह बदनाम कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। जी। तब कांग्रेस भी जो है अब वास्तविकता से आंखें मूंद रही है। जी। कांग्रेस अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने के लिए वोट चोरी के आरोप लगा रही है। जी। अगर वोट चोरी के आरोपों में इतना ही दम है तो ये पहले क्यों नहीं देखा गया? भाई जब मतदाता सूचियां बनती हैं, जब वोट बनाने का क्रम चलता है, जब आपके अपने कार्यकर्ता हैं वो तो मतदान बूथों पर कोई जाने को तैयार ही नहीं है, जी। मतदान केंद्र पर जाते ही नहीं है। अब जो अगर सर्वे करने को कहा जाता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता घर बैठकर ही सर्वे कर लेते हैं। अगर धरातल पर जाकर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा तो सारी स्थिति सामने आ जाती है। जी। और जो बूथ एजेंट होता है, जो बूथ पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है, उसे सब वास्तविकता मालूम होती है कि मेरे वार्ड में, मेरे मोहल्ले में कौन कौन जो वोटर है, नहीं है, जी। क्या वास्तविकता है, उनको सब जानकारी रहती है। जी। तो इस तरह इस पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और देखिए जो मतदाता सूचियां हैं उसमें कोई जो पात्र है वो छूटना नहीं चाहिए और अपात्र के नाम शामिल नहीं होने चाहिए। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब अंतिम दिन है तो इसलिए तो विपक्ष भी जो है सुर्खियां बटोरने का प्रयास कर रहा है और सत्तारूढ़ दल जो सदन है वो अपने ढंग से चलाता है। जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, जो विधायी कार्य निपटाने वो तो निपटा लिए। अब उसके बाद अब सत्तारूढ़ दल पर निर्भर है कि वो सदन में को किस तरह चलाना चाहता है और विपक्ष को उसके अंदर शामिल होना चाहिए कार्रवाई के अंदर। भाई चर्चा से भागने की बजाय उसमें शामिल होना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। ये अवसर मिलता है अपनी बात कहने का। तो शर्तकालीन सत्र है, अब अंतिम दिन है, तो ऐसे में जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो विपक्ष को अपनी बात कहनी चाहिए वो खुलकर कहनी चाहिए, तभी सार्थक चर्चा हो पाएगी। नहीं तो ये सत्र जो है मात्र औपचारिकता ही बनकर रह जाएगा, क्योंकि सत्र के दौरान सत्तारूढ़ दल आ भी रहा है। जी। सत्तारूढ़ दल की ओर से कृष्ण बेदी हो, महिपाल ढांडा हो, अनिल विज हो, सबने बखूबी से जो सरकार का बचाव किया है। मुख्यमंत्री ने भी बड़ा प्रभावी ढंग से जो है अपना भाषण दिया है, जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान। हालांकि जब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे तो वो लिखा हुआ इतना अधिक उस पर विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो अपने ढंग से, उनकी सारी जानकारी उनके पास रहती थी तो वो अपने ढंग से बोलते थे। तो इसलिए वो जो मुख्यमंत्री है, नया नया अनुभव है, तो वो जो लिखा हुआ है उसी को ज्यादा पढ़ते हैं। वो भी आंकड़े देकर बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने क्या कुछ किया है और आगे क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं। तो ऐसे में विपक्ष को भी सार्थक रूप से इस चर्चा में शामिल होना चाहिए था, चाहे चुनाव सुधारों पर हो, किसी विषय पर चर्चा है, विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ मैदान में आना चाहिए था। बिल्कुल देवेंद्र जी, हालांकि विपक्ष का एक और आरोप ये भी रहा सरकार पर कि एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रही है, लेकिन वोट चोरी पर सरकार चुप्पी साधे हुए है, इस पर चर्चा को लेकर के तैयार नहीं है। देखिए प्रगति, अपने अपने बातें हैं जी। कांग्रेस का जोर अभियान चला रही है, वोट चोरी हुए, सरकार में भी चोरी हुई, हरियाणा में और जगह भी हुई, उन्होंने अभी अभियान चलाया, अभी प्रदर्शन भी हुए हैं, लेकिन सरकार अपने तरीके से चलती है। सर देखिए, अभी मैं कृष्ण पवार मंत्री हैं, अभी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था, वो कह रहे थे सारी तैयारियां हो रही है, जनवरी में एसआईआर हरियाणा में भी लागू होगा और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हरियाणा में भी लागू होगा। जी। अभी इंटरनल हो रही है, जो बीएलओज है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, चुनाव आयोग के तहत करते हैं, वो हमारे घर में भी आए। बीएलओ ये देख रहे हैं कि 2002 की जो मतदाता सूची थी और 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा हुई, और उसमें जिन लोगों ने, जिनका 2002 की सूची में नाम था और 2024 के दोनों बड़े चुनाव, लोकसभा विधानसभा में जिन्होंने वोट डाला है, उनका मतलब नाम था, तो वो पक्के वोटर्स माने जाएंगे। लेकिन जो 18 साल के नए हैं या जो बदल के कहीं आए हैं, उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। जी। उनकी वेरिफिकेशन बीएलओ पहले से ही कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले में भी करके गए हैं। और ये कहा जाए कि जो सर है, मतलब जो फाइनल सूची बनेगी, नाम कटेंगे जुड़ेंगे, वो जनवरी में होगी। कृष्ण पवार ने भी इसको कहा है, तो सर तो हरियाणा में होना ही है जी। लेकिन विपक्ष मुद्दा ये उठा रहा था कि आज जब बाकी चीजें, अब देखिए किसानों के मामले में शुरू से कांग्रेस कह रही थी धान घोटाला हुआ, किसानों को मुआवजा नहीं मिला, बाढ़ बारिश का उनकी समस्याएं है, किसानों पे कोई खास चर्चा नहीं हो पाई, तो बहुत कुछ रह गया है। लेकिन आज ये है कि जिसके हाथ जो आता है वो बटोर ले, आज उस तरह की जल्दबाजी नजर आई। बिल्कुल निश्चित रूप से सदन में जल्दबाजी देखने को मिली, चूंकि सत्र का आज आखिरी दिन और विपक्ष और सत्ता पक्ष अपने अपने मुद्दों को रखने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन इन मुद्दों पर कोई खास चर्चा देखने को नहीं मिली। चूंकि नशे का मुद्दा, स्वास्थ्य की कमी का मुद्दा, किसानों का मुद्दा उठाने की कोशिश जरूर की गई, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, निष्कर्ष की दिशा में ये सत्र चलना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इस पर कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो आखिरी दिन पक्ष विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर टकराव देखने को मिला, लेकिन इस बीच मुद्दों पर सरकार को जहां विपक्ष ने घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार की कोशिश रही कि सभी जरूरी विधायी कार्य निपटा लिए जाएं। लेकिन जो मुद्दा उठाया गया विपक्ष की तरफ से जनता के हितों को लेकर के, उस पर निष्कर्ष की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। हालांकि अब देखना यह होगा कि सरकार अगला क्या कुछ कदम उठाती है नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए राज्य के अंदर, और स्वास्थ्य की सुविधाओं से जो राज्य जूझ रहा है उसकी दिशा में सरकार का क्या कुछ बेहतरीन कदम देखने को मिलता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आज की बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आ रहे हैं।